हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। मैंने आप लोगों के साथ केवीएस पेडागोजी की एक स्पेशल सीरीज़ यहाँ पे शुरू की थी, जिसको मैंने 30 डेज सीरीज़ का यहाँ पे नाम दिया था। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस की परीक्षा अब काफ़ी नज़दीक है, तो देखिए पेडागोजी का सिलेबस आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि टाइम से कंप्लीट हो। अगर आप इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से लेकर अभी तक देख रहे हो तो ये आपकी डे 17 की क्लास होगी, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ यूनिट 1 जो है आपका यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इस यूनिट को मैं कंप्लीटली आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आपकी इस यूनिट की एक फाइनल रिवीजन यहाँ पे हो जाए। तो देखिए आगे के जितने भी डेज मैं आपके लेने वाली हूँ उसमें एक एक यूनिट को मैं कंप्लीटली कवर करूंगी, यानी कि 5 यूनिट आपके 5 क्लासेस में कवर होंगी। और उसके बाद जो आगे के सेशन होंगे, यानी कि 30 डेज सीरीज का ये जो सेशन है, इसके अंदर बाकी जो दिन बचे हुए हैं उसके अंदर हम मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, जो कि केवीएस के पेडागोजी के क्वेश्चंस पे आपका बेस्ड होंगे, जो कि मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यहाँ पर मैंने केवीएस पेडागोजी की स्पेशल सीरीज यहाँ पे शुरू की है, और अगर आप यहीं से भी जुड़ गए तो आपको ये सीरीज मदद करेगी। तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हम लोग केवीएस के पेडागोजी के सिलेबस को देखें तो केवीएस में जो पेडागोजी आपकी पीआरटी में पूछी जा रही है वो 60 मार्क्स की, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी में ये 40 मार्क्स का ये वेटेज रख रही है। पर देखिए अगर हम सिलेबस वाइज देखें तो ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस सेम है, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो यूनिट आपकी रखी गई है वो रखी गई है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी कि यहाँ पे आप लर्नर को यहाँ पे समझोगे और उसके बारे में आपको चीजें पढ़नी है। जैसे बच्चे का यहाँ पे ग्रोथ कैसे होता है, वृद्धि कैसे होती है, विकास कैसे होते हैं, इसके क्या क्या प्रिंसिपल है, बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, बच्चों के यहाँ पे स्टेजेस के दौरान बच्चे को किस तरीके से प्रॉब्लम, किस तरीके के चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने को मिलते हैं, बच्चे का हम सोशलाइजेशन कैसे करेंगे, सामाजिकरण कैसे करेंगे, बच्चे का यहाँ पे अडोलेसेंट यानी कि किशोरावस्था में क्या क्या चीजें दिक्कत कर सकती है बच्चे को, ये सारी चीजें इस यूनिट के अंदर ऐड की गई हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे मार्क्स वेटेज की बात करूँ तो 5 अलग अलग यूनिट है। 5 में से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है ये आपकी 60 मार्क्स में से 15 मार्क्स का ये वेटेज रखती है। तो देखिए 15 मार्क्स जो है वो कम मार्क्स नहीं होते, इससे आप अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। और एक प्लस पॉइंट क्या है इस यूनिट का कि ये आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे सीटेट में और अपने स्टेट टेट एग्जाम में इन टॉपिक्स को पहले पढ़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं और सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। और देखिए मैं पहले भी आपको बताती हूँ कि ये जो मेरी वीडियोस होती है ये आपको रिवीजन में यहाँ पे मदद करेंगी। तो देखिए आपने नोट्स तो बना रखे होंगे या फिर आपके पास किसी न किसी के नोट्स होंगे ही, आप इनसे यहाँ पे एक तरीके से रिवीजन इन टॉपिक का कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, तो सबसे पहले हमें समझना है बच्चे के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। तो देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये जो ग्रोथ होता है ये क्या है, यानी कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, अगर हम इसको समझ जाएं तो इस टॉपिक का हम बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। तो देखिए ग्रोथ क्या होता है, आपके जो आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं, ग्रोथ को हम किससे आपका ज्वाइन करते हैं, या आपके जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उससे हम इसको यहाँ पे एक तरीके से जोड़ते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जैसे कि कैसे परिवर्तन, जैसे हमारी हाइट में होने वाला परिवर्तन, हमारे वेट में होने वाला परिवर्तन, हमारे बॉडी के साइज में होने वाले चेंजेस, ऐसे सभी चेंजेस जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, जिसको क्या किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, यानी कि ये कैसा होता है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि ऐसे आपके चेंजेस जिनको हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, जो कि आपकी क्वांटिटेटिव चेंजेस के अंदर आपका यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए आपके पेपर में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रोथ जो होता है ये किससे आपका लिंक है। तो देखिए ग्रोथ हमारे फिजिकल चेंजेस से आपका लिंक करता है, साथ ही साथ फिजिकल चेंजेस को हम शारीरिक परिवर्तन बोलते हैं, जैसे कि हमारे साइज में होने वाला परिवर्तन, हमारे हाइट में होने वाला परिवर्तन, वेट में होने वाला परिवर्तन, और इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और जिन सभी को
जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन, यानी कि यहाँ पे ये क्वालिटेटिव चेंजेस है, ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है, ये क्वांटिटेटिव चेंजेस के अंदर आ जाएगा, क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका ग्रोथ क्या है, ये हमारे जो सेल्स होते हैं इनकी ग्रोथ की यहाँ पे बात करता है, जिसको आप एक्सटर्नली इसे आप देख सकते हो, यानी कि बाह्य रूप से हम इसे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने ग्रोथ के बारे में कुछ कुछ बेसिक चीजें जानी। अब अगर हम डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में देखें तो विकास के अंदर क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर आपके फिजिकल चेंजेस तो आ ही जाएंगे, साथ ही साथ आपके इमोशनल चेंजेस आ जाएंगे, यानी कि जो आपके भाव, जो आपके संवेग होते हैं, इसके अंदर कोग्निटिव चेंजेस, इसके अंदर आपका फिजिकल डेवलपमेंट। तो देखिए इन सभी को आपका यहाँ पे कंबाइल करता है, इन सभी को यहाँ पे साथ में बात करता है क्या, डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनको हम यहाँ पे माप भी सकते हैं, ये मात्रात्मक भी होते हैं और ये गुणात्मक भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका डेवलपमेंट होता है इसे हम क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं और क्वालिटेटिव भी बोलते हैं, यानी कि इसको हम माप भी सकते हैं, इसके में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको मापा भी नहीं जा सकता। तो देखिए यहाँ पे आपका हम एक तरीके से इन शॉर्ट अगर ये बोलें कि जहाँ पर आपका डेवलपमेंट होगा वहाँ पे ग्रोथ अपने आप हो जाता है। यानी कि अगर हम एक सर्कल से इसको समझें तो देखिए एक सर्कल मैंने आपके सामने यहाँ पे बना दिया। अगर ये पूरा जो सर्कल है ये किसका है, ये आपका विकास का है, यानी कि डेवलपमेंट का है। तो जो ग्रोथ होता है ये इसका एक भाग माना जाएगा, यानी कि ग्रोथ किसका भाग है, यहाँ पे डेवलपमेंट का भाग है, ये विकास का भाग है। जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो आपका ग्रोथ के बिना भी हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अब देखिए ये जो डेवलपमेंट होता है इसके बारे में कुछ और बेसिक चीजें हम यहाँ पे जान लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब देखिए अगर हम यहाँ पे विकास यानी कि डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट को हम किससे यहाँ पे रिलेट करते हैं। तो देखिए ये जो आपका विकास होता है ये आपका दो चीजों के सूत्र से बना है, यानी कि दो चीजों के आपके मल्टीपल से यहाँ पे बना हुआ है, जो कि है एक हेरिडिटी यानी कि आपके अनुवांशिक कारक और दूसरा आपका एनवायरनमेंट। अगर बच्चा यहाँ पर जन्म लेने के बाद कभी भी जब वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में यानी कि अपने वातावरण के संपर्क में आपका आता है और साथ ही साथ उसके कुछ ऐसे गुण जो कि उसे आनुवांशिक तौर पर उसे मिले होते हैं, तो देखिए इन दोनों के यहाँ पे परस्पर संबंध से, इन दोनों के ही इंटरेक्शन से आपका क्या बना है, ये डेवलपमेंट बना है। तो देखिए डेवलपमेंट का एरिया काफी बड़ा माना जाता है। अब अगर आप सिलेबस देखें ना यहाँ पे केवीएस पेडागोजी का, तो आपको एक और वर्ड मिलेगा जो कि है मैचुरेशन, जिसको हम परिपक्वता के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये परिपक्वता है क्या, कहते हैं कि यहाँ पे परिपक्वता आप यहाँ पे एक तरीके से लर्निंग के मदद से नहीं ला सकते। परिपक्वता क्या है, ये एज के साथ अपने आप ही आपके अंदर यहाँ पे आ जाती है। मतलब एज के साथ जो व्यक्ति होता है वो मैच्योर होता चला जाता है। तो इसकी थियरी इस तरीके से रखी गई है। बट जो डेवलपमेंट होता है ये भी आपका इससे रिलेट करता है। अब आप कहेंगे कि डेवलपमेंट कैसे ये रिलेट करता है, तो देखिए ये माना जाता है कि बच्चे का जब विकास हो रहा होता है तो कुछ चीजें तो वो सीखता है, कुछ चीजें वो क्या करता है, वो अधिगम की मदद से यहाँ पे सीखता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि उसे मैच्योरिटी के साथ यहाँ पे मिलती हैं। यानी कि जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो कुछ चीजें वो वैसे ही सीख जाता है और कुछ चीजें यहाँ पे अधिगम यानी कि लर्निंग की मदद से वो चीजें सीख रहा होता है। तो इस तरीके से आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेजर जो डिफरेंस है आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या अंतर है। इसके अलावा आपके सिलेबस में यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है इनकी भी बात की गई है। जरा इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं।
अब देखिए, अगर हम यहाँ पे जो विकास के सिद्धांत है यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो डेवलपमेंट के, अगर हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करें तो सबसे पहला प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। अब ये माना जाता है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है ये कहाँ से शुरू हो जाता है, ये आपके मदर वॉर्म से शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू होता है? माँ के गर्भ से आपका शुरू हो जाता है और टिल डेथ ये आपका चलता रहता है। तो देखिए यहाँ पे आपका विकास जो है वो जन्म भर आपका चलता रहेगा, जब तक आप जियोगे तब तक आपका विकास होगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो आपका डेवलपमेंट होता है, जो आपका विकास होता है वो कैसा होता है, यह आपका कंटिन्यूटी में रहता है यानी कि निरंतरता का सिद्धांत है, निरंतरता का अनुसरण करता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम अगला देखें प्रिंसिपल, तो वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के दिशा से संबंधित आपका ये सिद्धांत बन जाता है। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है सेफेलोकॉर्डल, एक आता है प्रॉक्सिमोडेस्टल। दोनों को समझने के लिए हम एक बच्चे को यहाँ पे इस तरीके से ये बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये जो सेफेलोकॉर्डल है पहले हम इसको समझते हैं। सेफेलोकॉर्डल के अंदर देखा क्या गया है कि बच्चे का सबसे पहले जो कंट्रोल होता है वो हेड पे आता है और माना ही जाता है कि बच्चा जन्म के लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर अपने सर पे कंट्रोल कर लेता है और उसके बाद उसकी बॉडी के निचले भाग में कंट्रोल होता है। तो सेफेलोकॉर्डल क्या है, ये आपका टॉप से बॉटम की तरफ जब आपका कंट्रोल होता है या फिर आप कह लीजिए हेड टू टो, इसको आपका क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए आपके पेपर में कई सारे अलग अलग सेट्स में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है ये किसके अंदर देखा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है यानी कि लंबाई में जो आपका विकास होता है वो आपका सेफेलोकॉर्डल ही कहलाता है। इसके अलावा अगला है प्रॉक्सिमोडेस्टल। ये माना गया है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो सबसे पहले आपका 6 वीक के अंदर बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो आपका डेवलप होती है और हार्ट बीट डेवलप होने के बाद ही जो डॉक्टर होते हैं ये कंफर्म करते हैं कि आपका जो बच्चा है वो स्वस्थ है, अब आप आगे के लिए जो तैयारी है वो कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रॉक्सिमोडेस्टल में क्या किया जाता है, बच्चे का जो आपका सेंटर मोस्ट पार्ट होता है वो सबसे पहले डेवलप होता है और उसके बाद उसके एक्सट्रीम पार्ट जो है वो डेवलप होते हैं, किसमें, प्रॉक्सिमोडेस्टल में। तो ये दोनों से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपके सेट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन नंबर में कम नहीं होते, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अगला है जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि सामान्य से विशिष्ट। ये माना गया है जो हमारा जो आपका विकास होता है ये आपका कैसे जाता है, ये आपका सामान्य से विशिष्ट की तरफ आपका जाता है। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है कि हम पहले जनरल चीजें करते हैं, जैसे कि एक बच्चा जो है वो पहले अगर उसको एक बॉल दे दी जाए तो वो बॉल को पूरी ऐसे करके इस तरीके से पकड़ेगा और अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा, तो अपने पूरे हाथों की सहायता ले रहा है। इसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद उसे पता है कि बॉल को या पेन को पकड़ने के लिए उंगलियों की मदद लेनी है। जैसे कि पहले पेंसिल पेन कैसे पकड़ते हैं बच्चे, ऐसे पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि उनकी उंगलियों की मदद से उस पेंसिल पेन को पकड़ा जा सकता है। तो ये आपका है जनरल से स्पेसिफिक। अब इसके अलावा एक और है, जो हमारा विकास होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो दो तरीके से आपका कहते हैं, एक स्पाइरल एक लीनियर। स्पाइरल होता है कुछ इस तरीके से और लीनियर होता है कुछ इस तरीके से। तो पूछा जाता है कि हमारा जो विकास होता है वो स्पाइरल होता है या लीनियर होता है। लीनियर मतलब एक ही दिशा में आपका मतलब जो विकास है वो होता रहेगा बच्चे का और बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखेगा, ऐसा नहीं है। बच्चा कभी अगर किसी कॉन्सेप्ट को सीखता है और उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर नए कॉन्सेप्ट को सीखते हुए वो थोड़ा फिर नीचे आता है, फिर उस कॉन्सेप्ट को सीख जाता है तो ऊपर जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो विकास है वो आपका लंबवत ना, यहाँ पे क्या है, ये लंबवत नहीं होता यानी कि लीनियर नहीं होता। ये कैसा होता है, ये आपका स्पाइरल देखने को मिलता है। ये आपके पेपर में पूछा गया है, कई सेट में सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी मैंने आपके साथ जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वृद्धि और विकास है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैचुरेशन को किस तरीके से, परिपक्वता को किस तरीके से इससे लिंक किया गया, ये डिस्कस किया। साथ ही साथ प्रिंसिपल्स हमने कवर कर लिए। अब चलिए आगे जो स्टेजेस हैं, इसके अलावा जो अडोलेसेंट है, इसके अलावा डोमेन्स हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं।
अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ यहाँ पे डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट को। तो देखिए ये टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है, जिसके अंदर यहाँ पे डेवलपमेंटल डिबेट से रिलेटेड एक टॉपिक है जो कि हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए 3 इंपॉर्टेंट डिबेट्स जो है यहाँ पे डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे चलती आ रही हैं, जिनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले आपका होता है नेचर वर्सेस नर्चर, यानी कि यहाँ पे डेवलपमेंट में यानी कि विकास में इनमें से किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसको लेके एक डिबेट रखी गई है, जिसमें सबसे पहला जो टर्म है आपका है नेचर, जिसका मतलब होता है हमारी प्रकृति, और दूसरा आपका टर्म रखा गया है ये नर्चर, नर्चर यानी कि पोषण। अब देखिए अगर हम सीधे सीधे तौर पे देखें तो ये जो नेचर होता है ये आपका क्या है, ये आपका हेरिडिटी से संबंध रखता है, यानी कि जो हमारे आनुवांशिक कारक होते हैं इनसे इसका संबंध यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए इसके अलावा जो नर्चर होता है यानी कि जो पालन पोषण होता है, इसका संबंध हमारे वातावरण यानी कि हमारे एनवायरनमेंट से यहाँ पे रिलेट करता है। और देखिए यहाँ पे ये माना जाता है कि दोनों में से किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए एक बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो, इसके लिए नेचर और नर्चर दोनों का ही इंटरैक्शन जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे ये बोला क्या गया है कि नेचर और नर्चर दोनों को ही मिलके क्या होगा, बच्चे का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके का डिबेट है कि किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, किसका कम प्रभाव पड़ता है। माना तो ये जाता है कि दोनों के इंटरैक्शन से, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरैक्शन से ही बच्चे का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगला है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। अब ये आया क्यों? देखिए जब हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, ये माँ के गर्भ से शुरू होकर जन्म तक चलता रहता है। तो यानी कि ये तो कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये चीज़ तो रुकनी नहीं चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे अपने जीवन में, अपनी लाइफ में अगर कोई नई चीज़ सीखते हो तो आपका ग्रोथ कैसे जाता है, आपका ग्रोथ इस तरीके से आपका हाई जाता है। इसके बाद अगर आप कोई नई चीज़ सीखोगे तो वही ग्रोथ की लाइन आपकी क्या जाएगी, इस तरीके से आपकी ये डिक्रीज होगी, यानी कि एक हद तक हम कहेंगे कि इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा। तो ये जो आपका डेवलपमेंट होता है ये एक तौर पे तो हमारा कंटिन्यूटी को यहाँ पे प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि ये आपका मदर वॉर्म से स्टार्ट होता है और टिल डेथ ये चलता रहता है। बट अगर हम देखें तो न्यू एक्सपीरियंस गेन करते हुए, नए ज्ञान को प्राप्त करते हुए इस चीज में आपका क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी बनी रहती है। तो इसके लिए यहाँ पर भी डिबेट किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे एक और डिबेट चलता है डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट जो होता है वो अर्ली एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है या लेटर एक्सपीरियंस पे। देखिए हर एक्सपीरियंस के अपने अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, हर एक्सपीरियंस के अपने अपने यहाँ पे कुछ फैक्टर है, की फैक्टर हम कह सकते हैं। अर्ली एक्सपीरियंस में क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, बच्चा यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करता है। बट लेटर डेवलपमेंट में भी बच्चे का क्या होता है, बच्चे की पर्सनालिटी यहाँ पे डेवलप होती है, बच्चा यहाँ पे और ज़्यादा सोशलाइज्ड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हर किसी का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, हर किसी के अपने अपने महत्व हैं। तो ये आपके 3 यहाँ पे डेवलपमेंटल डिबेट हैं जो कि नेचर वर्सेस नर्चर है। ये माना क्या गया, दोनों के इंटरेक्शन से ही बच्चे का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी आने का फैक्टर ये है कि बोला ये जाता है कि जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है, ये जन्म से लेकर टिल डेथ तक चलता है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका डिसकंटिन्यूटी भी बनी रहती है। इसके अलावा जो अर्ली एक्सपीरियंस है इसका भी अपना एक रोल है और लेटर एक्सपीरियंस का भी अपना अपना रोल है। इस वजह से ये टॉपिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। अब चलिए यूनिट 1 के कुछ और चीज़ें यहाँ पे रह गई हैं, उनको भी जरा मैं कवर करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जो डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं इनको जरा मैं एक एक करके डिस्कस करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने टोटल आप लोगों के सामने 5 अलग अलग स्टेजेस लिखी हैं, वैसे तो 4 होती हैं, जिसमें से जो चाइल्डहुड होता है इसके हमने 2 अलग अलग भाग यहाँ पे कर लिए हैं, क्योंकि दोनों पार्ट आपको यहाँ पे पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए सबसे पहले जब बच्चा यहाँ पे माँ के गर्भ में होता है
तभी उसके अंदर से विकास जो है, उसका जो डेवलपमेंट है ये शुरू हो जाता है, जिसको हमने यहाँ पे प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि प्री नीटल स्टेज के अंदर यहाँ पे रख दिया है। अब देखिए इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन आते हैं। बच्चे का कहते हैं कि सबसे पहले जो हार्ट होता है वो बीट करना स्टार्ट होता है, फिर धीरे 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 उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जिसके लिए फॉलिक एसिड टैबलेट भी यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज को दी जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे उसकी पूरी बॉडी का विकास होता है। और ये जो पूरा जो डेवलपमेंटल पीरियड होता है ये 9 महीने का होता है। 9 महीने तक एक बच्चा जो है एक फीटस से एक प्रॉपर यहाँ पे इन्फेंट ये बन जाता है। इसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है यानी कि बर्थ के बाद, अब देखिए बर्थ से लेकर 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, उसको यहाँ पे शेषावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज के अंदर रखा जाता है। और ये माना गया है, और ये आपका प्रीवियस ईयर DSSS में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सी ऐसी डेवलपमेंटल स्टेज होती है जिसके अंदर जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, जो शारीरिक विकास होता है, वो सबसे तीव्रता से होता है। तो हमारे शरीर के अंदर अगर आप एक पैदा हुए बच्चे को या महीने भर के बच्चे को देखेंगे और उसी बच्चे को 6 से 7 महीने बाद देखेंगे, आपको लगेगा बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट आपको लगेगा किसी और ही आप बच्चे को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो शारीरिक विकास होता है बच्चे का सबसे तीव्र गति में होता है। तो अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ गया कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है सबसे रैपिड कौन से स्टेज में होता है, तो आप बोलेंगे शेषावस्था, जिसको हम इन्फेंसी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगला यहाँ पे अभी बच्चा क्या है, अभी बच्चा जस्ट जन्म लिया ही है और साथ ही साथ सिर्फ अपने घर वालों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या देखा जाता है, यहाँ पे अभी बच्चा जो है वो दूसरों पे डिपेंड है हर काम के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, इनफैक्ट अगर उसे कहीं घूमने जाना है या यूरिन पॉटी, हर चीज के लिए वो अभी दूसरों पर डिपेंड होता है। अब देखिए इसके अलावा बच्चे के यहाँ पे जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, जो मेंटल एक्टिविटी होती हैं, वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा विकसित होती है। और इन 2 सालों के अंदर आपके घर में जिस तरीके का माहौल होगा, जिस तरीके की भाषा बोली जाती है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, उसी तरीके के एनवायरनमेंट में बच्चा यहाँ पे बड़ा होता है। और इसी वजह से कहा जाता है कि जो फैमिली होती है, जो परिवार होता है आपका, प्राथमिक सामाजिकरण कारक है। क्यों? क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहले अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आता है। इसके अलावा देखिए अगर हम अगली स्टेज की बात करें तो यहाँ पे है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं, जो कि आपका 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 से 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वे अपना ज्यादा समय जो है यहाँ पे खिलौने के साथ बिताते हैं, तो इस वजह से इसे टॉय एज भी बोला जाता है। अभी जो बच्चे होते हैं बहुत क्यूरियस होते हैं, अपने आसपास की जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी चीज़ें सुनते हैं, उसके बारे में ज़रूर वो क्वेश्चन करते हैं। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा अभी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, अभी बच्चों के ग्रुप नहीं बने, अभी वो ज़्यादा समय अभी भी शुरुआत में तो अपने फैमिली के साथ बिताता है, फिर धीरे धीरे जैसे 3 से 4 साल का होगा तो धीरे धीरे उसके ग्रुप बनेंगे। तो इसके लिए इसे प्री गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चे का लैंग्वेज एक्विजिशन, जो भाषा अर्जन का आपका जो एक तरीके से प्रोसेस होता है, एक तरीके से प्रक्रिया जो होती है, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इस एज के बच्चे को, जो 2 से लेकर 6 वर्ष तक का बच्चा है, उसको आप जो लैंग्वेज सिखाना चाहोगे वो लैंग्वेज बच्चा वहाँ पे सीख सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं बड़े होके कि हम लोगों ने आपको प्राइवेट स्कूल में डाला, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा। स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं, उनकी एक कंप्लेन होती है कि आप लोगों को हमने प्राइवेट स्कूल में डाला, आप लोगों पे इतना खर्चा किया, आप लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो देखिए ये आपका जो प्रॉब्लम है ना, वो यहीं से शुरू हो जाता है कि हम लोगों के घरों में जो भाषा बोली जाती थी, जिस लैंग्वेज का हमें एक्विजिशन कराया गया, वो लैंग्वेज हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से आई। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप जो भाषा बच्चे को सिखाओगे वो बच्चा भाषा बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा अगला है आपका उत्तर बाल्यावस्था, जिसको आप लेटर चाइल्डहुड के नाम से जानते हो, जिसमें बच्चे की जो आयु होती है वो लगभग 6 से लेकर 12 वर्ष तक की होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चा जो है गैंग के साथ बहुत ज़्यादा समय बिता रहा है। इसको आप अर्ली स्कूल एज भी बोलते हैं। अभी अभी बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट किया, अभी अभी चीज़ें सीखेगा। यहाँ पे बच्चे के अंदर कंजर्वेशन, संरक्षण का ज्ञान भी आएगा। बच्चा यहाँ पे गेम स्टेज, यहाँ पे अलग अलग तरीके के गेम खेलता है, बच्चों के गैंग बनते हैं, गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग। तो इस तरीके से इन स्टेजेस को यहाँ पे डिवाइड किया गया है।
अब देखिए जो मेन स्टेज है जिसपे एक अलग सा टॉपिक भी बना दिया गया है जो है किशोरावस्था, जिसको हम अडोलेसेंस के नाम से भी जानते हैं। इसको एक गोल्डन स्टेज माना जाता है जिसमें हमारा जो शरीर है वो आपका एक अडल्टहुड की तरफ आपका जा रहा है, यानी कि एक वैसा व्यक्ति यहाँ पे हम बन रहे हैं, चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो। और ये स्टेज आपका यहाँ पे 12 से लेकर 18 वर्ष तक यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसको यहाँ पे इस स्टेज को यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म यानी कि तनाव और यहाँ पे तूफान का माहौल बोला गया है। ये स्टेनली हॉल द्वारा बोला गया। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन को लेके हम मेंटली भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिप्रेस रहते हैं, हम सबसे कट के रहते हैं, तो बहुत तनाव में रहते हैं। और हमारे मन के अंदर जो तूफान चल रहा है, यानी कि हमारे मन के अंदर जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसका क्वेश्चंस का हम सोल्यूशन के लिए किसी से हम खुल के बात भी नहीं कर पाते, तो इस वजह से ये नाम दिया गया है। इसी स्टेज में हमारी जो प्यूबर्टी है वो शुरू होती है, यानी कि जो गर्ल्स और बॉयज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं ये अराइज होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अस्थिरता होती है, यानी कि जो एक तरीके से लैक ऑफ स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। हम जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम किसी को लेके, किसी चीज को लेके, किसी टॉपिक को लेके कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमें अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं किशोरावस्था में, यानी कि एडोलेसेंट पीरियड में। आई होप ये जो मैंने स्टेजेस आपके साथ डिस्कस किए ये आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलिए आगे, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो आपके जो विकास के क्षेत्र हैं इनको जब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो देखिए इनके कई सारे यहाँ पे डोमेन्स हैं जो कि हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। बट आप अगर केवीएस की पैडागोजी में देखें तो वहाँ पे हम लोगों को जो सिलेबस दे रखा है उसमें कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स के नाम बता रखे हैं। तो हम सारे डोमेन्स को एक बार देख लेते हैं, जहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बनेगा हम वहाँ से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए अगर मैं डोमेन्स की बात करूँ तो सबसे पहला जो विकास का क्षेत्र माना जाता है वो आपका शारीरिक विकास, यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं। अब देखिए शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट किससे संबंध रखता है? तो ये जो शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट है, ये हमारे शरीर से संबंध रखता है। हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे वजन का बढ़ना, हमारे साइज का बढ़ना, ये सभी आपके मात्रात्मक परिवर्तन जो है ये ग्रोथ के अंदर आते हैं। और ग्रोथ जो है वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो हम कहीं ना कहीं इसके अंदर ये बोल सकते हैं कि ये हमारी एक तरीके से शरीर की क्या है, ग्रोथ है, यानी कि वृद्धि है। और वृद्धि के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे आपकी हाइट का बढ़ना, आपके वेट का बढ़ना, आपके साइज का बढ़ना, यानी कि बॉडी शेप का बढ़ना, ये सारे आपका फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए अगला यहाँ पे है मोटर डेवलपमेंट। अब देखिए मोटर डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं आपका फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट माना जाता है। ये जो मोटर डेवलपमेंट होता है ये दो तरीके से होता है। अब देखिए कहते हैं कि हमारे जो मोटर स्किल है वो दो तरीके से डेवलप करते हैं, एक ग्रॉस और एक फाइन। जब बच्चा काफ़ी छोटा होता है तो वो क्या करता है, हर चीज़ों को पकड़ने के लिए अपने पूरे शरीर की मदद लेता है। तो देखिए जब हमारी लार्ज मसल्स पे कंट्रोल आ जाता है, जैसे कि जब बच्चा यहाँ पे रनिंग कर रहा है, जब बच्चा यहाँ पे वॉकिंग कर रहा है, इन सब के लिए हमारे शरीर के लार्ज मसल्स का प्रयोग किया जाता है। और जो लार्ज मसल्स पे कंट्रोल होता है उसे हम ग्रॉस मोटर स्किल के नाम से जानते हैं। अगला होता है आपका फाइन मोटर स्किल। फाइन मतलब बारीक, बारीक मतलब जो बिल्कुल छोटा हो। अगर हमारे शरीर के हमारे जो स्मॉल मसल्स होते हैं उन पे हमारा अगर कंट्रोल हो जाए तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, फाइन मोटर स्किल, जो कि आपका राइटिंग के दौरान आपका यूज होता है। शुरुआत में बच्चा सीधा सीधा नहीं लिखता, वो स्क्रबलिंग करता है। स्क्रबलिंग मतलब घसीटना, मतलब पेंसिल को पकड़ के कहीं पर भी आड़ा टेढ़ी लाइन जो बना देना, ये स्क्रबलिंग के अंदर आ जाएगा। ये किसका पार्ट है? ये फाइन मोटर स्किल का पार्ट है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया यहाँ पे शारीरिक विकास, फिर हमने कवर किया यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट, यानी कि आपके जो आपके मोटर स्किल होते हैं उनके बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट। और कोग्निटिव डेवलपमेंट को लेके एक फेमस आपकी थियोरी है जिसे हम जीन पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी के नाम से जानते हैं। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया हमें कि बच्चे के संज्ञान का विकास जो होता है वो आपका एज के अनुसार, यहाँ पे इन्होंने हमें 4 अलग भागों में इसे बांट के बताया।
और इन्होंने बताया कि जब बच्चा यहाँ पे बड़ा हो रहा होता है तो उसके माइंड में एक पिक्चर बनती है, जिसको इन्होंने क्या बोला, इसको इन्होंने बोला स्कीमा, जो कि क्या होता है बच्चे के माइंड का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ये यूनिट 2 का पार्ट है, मैं यूनिट 2 में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, जो कि आपकी कल की क्लास होगी, यानी कि सेकेंड डे मैराथन होगी, जो कि हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम चाहते हैं कि बच्चा एक नए ज्ञान को अर्जित करे, बच्चा कुछ नया सीखे, तो बच्चे के संज्ञान का विकसित होना बहुत ज़्यादा यहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो ये आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। और ये जो स्कीमा का कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया, ये जीन पियाजे ने दिया। और स्कीमा क्या है कि अगर आपके माइंड में किसी चीज को देख के एक इमेज बन रही है तो वो दिस इज नथिंग बट अ स्कीमा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने हमें 4 अलग अलग स्टेजेस दिए, जैसे कि संवेद्य पेशावस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, फिर आपका प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल ऑपरेशनल, वो सारे के सारे हम यहाँ पे जब जीन पियाजे की थ्योरी करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसके अनुसार हमारा जो संज्ञान होता है वो एज के अनुसार, आयु के अनुसार यहाँ पे अलग अलग चीजों को यहाँ पे सीखता है। अब इसके बाद अगर हम अगले डोमेन की बात करें तो वो आ जाता है आपका मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास। और नैतिक विकास की भी एक फेमस थियरी है जिसको हम कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब देखिए कोलबर्ग ने क्या बोला, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वैसे ही वो नैतिकता का अनुसरण नहीं करता, यानी कि वैसे ही वो मोरालिटी को यहाँ पे नहीं अपनाता। वो टाइम के साथ जब वो बड़ा होता है, अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, समझता है, सोशलाइज होता है, तब उसके अंदर मोरालिटी आती है। और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चों के साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इन्होंने एक स्टोरी सुनाई जो की थी हिंस की। अब देखिए हिंस की जो स्टोरी थी वो कुछ इस तरीके से थी कि हिंस एक काफ़ी जो गरीब एक लड़का है, आदमी है, और उसकी जो वाइफ है वो बीमार है। तो वो हॉस्पिटल में जाता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर बताता है कि इसके इलाज में बहुत ज़्यादा आपको पैसे लगेंगे, क्योंकि मेडिसिन जो है वो बहुत महंगी है। अब हिंस के पास दो आपके यहाँ पे एक तरीके से कंडीशन आ जाती हैं, दो सिचुएशन आ जाती है कि या तो वो अपनी पत्नी को उसी हालत में छोड़ दे, या तो अपनी पत्नी को बचाने के लिए दवाइयों को चुरा ले। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों से पूछा गया कि हिंस को क्या करना चाहिए, और अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों ने अलग अलग तरीके के रिएक्शन यहाँ पे दिए। तो यहाँ पे इस तरीके से मोरल डेवलपमेंट थियरी जो कि कोलबर्ग द्वारा ये तैयार की गई। इसके बाद आ जाता है हमारा भाषाई विकास, जो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। और ये माना किया गया है कि अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जो कि अभी मैंने स्टेजेस में भी आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस किया था, लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन का आपका पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब बच्चा बर्थ लेता है, जब बच्चा अभी अभी जिसने जन्म लिया है, वो क्या करता है, वो अपने हर तरीके के एक्शन रो के बताता है। उसे भूख लगी है तब वो रोएगा, अगर वो इरिटेट हो रहा है तो वो रोएगा, उसे कहीं पे लग गई तो वो रोएगा, अगर उसे यूरिन पॉटी का प्रॉब्लम हो रहा है, डायपर गीला हो गया तो भी वो रोएगा। तो हर तरीके के एक्शन जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया है वो बच्चा रो के ही दिखाता है। जब बच्चा लगभग 6 हफ्ते का हो जाता है तो अलग अलग तरीके की आवाज़ यहाँ पे ये एक तरीके से प्रोड्यूस करता है। वो आप अलग से एक साउंड होती है जो कि ना कोई वर्ड्स होंगे, बस छोटे छोटे आपको लगेगा कुछ रिदम के वो साउंड करके इस तरीके से साउंड वो प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद जो 6 मंथ के हो जाएंगे, 6 महीने में 6 मंथ में बच्चा बबलिंग करने लग जाएगा, कुछ बुलबुलाने लग जाता है। अभी भी आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, बट आपको पता चलेगा कि बच्चा आपसे बहुत सारी चीज़ें बात करने की कोशिश कर रहा है। जब बच्चा 1 साल का लगभग हो जाता है तब वो 1 वर्ड अटरेंस करने लग जाता है, एक एक सिंगल शब्द, जैसे मम्मा, पापा। और कई बारी तो बच्चे कुछ शब्द बोल के वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला था, और जब उन्हें बाद में याद आता है दोबारा वो शब्द बोलते हैं। और लगभग 18 महीने का होते होते बच्चा 2-2 शब्द, जैसे उसे प्यास लगी है तो मम्मम पानी, तो 2 शब्द ऐसे करके वो मिला के यहाँ पे बोलने लग जाता है। तो इस तरीके से बच्चे का टाइम के साथ यहाँ पे भाषाई विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। अब देखिए इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंटल एरिया, जैसे सोशल डेवलपमेंट, जैसे कि सामाजिक विकास या साइको एनालिटिक डेवलपमेंट, ये सारी थियरी आपका यूनिट 2 का पार्ट है, वहाँ पे वो कवर हो जाएगी। तो ये मैंने आपके साथ कुछ डोमेन्स यहाँ पे डिस्कस किए, यानी कि विकास के कुछ क्षेत्रों को मैंने यहाँ पे कवर किया। अब देखिए विकास के क्षेत्रों के साथ साथ कुछ आपको माइलस्टोन भी यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे मेजर माइलस्टोन है जो कि डेवलपमेंट के साथ देखने को मिलता है। जब बच्चा यहाँ पे बर्थ लेता है तो लगभग माना जाता है कि शुरुआत में क्या है, उसकी पूरी बॉडी को सपोर्ट की जरूरत है। अगर उसके सर को आप सपोर्ट नहीं करोगे
करोगे तो जिस तरफ आपका हाथ होगा उस तरफ उसके बच्चे की जो बॉडी है वो मूव हो जाएगी। बट आप ये नोटिस करोगे लगभग 1 महीने के बाद बच्चा क्या करेगा, हल्का हल्का उसके सर पे सपोर्ट आना शुरू हो जाता है। तो हेड कंट्रोल बच्चा 1 महीने से ही शुरू कर देता है। ये अलग अलग बच्चे में अलग अलग टाइम पीरियड ये थोड़ा सा आपका वेरिएशन करता है। साथ ही साथ बच्चा जो है बिना सपोर्ट के बैठना लगभग 7 से 8 महीने में ये बच्चा शुरू कर देता है। इसके अलावा बच्चा बिना किसी सपोर्ट के खड़े होना लगभग, कई बच्चे तो आपने देखा होगा कि 1 साल फर्स्ट बर्थडे में ही वो बिना सपोर्ट के हल्का हल्का 1-2 स्टेप चलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे 13-14 महीने में बिना सपोर्ट के वो खड़े होना, और लगभग यहाँ पे 15 महीने तक यानी कि लगभग 1.5 साल तक बच्चा यहाँ पे बिना सपोर्ट के चलना भी आराम से सीख लेता है। ये कुछ आपके डेवलपमेंटल मेजर माइलस्टोन यहाँ पे माने जाते हैं जो कि विकास के दौरान बच्चे में देखने को मिलते हैं। अभी मैंने आपके साथ डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक हमारा केवीएस की पैडागोजी में यहाँ पे दे रखा है जिसको हम डेवलपमेंटल टास्क के नाम से जानते हैं। तो देखिए हैवीहर्स्ट द्वारा यहाँ पे हमें डेवलपमेंटल टास्क दे रखे हैं, वो भी एज के अनुसार। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें बता रखा है जैसे इन्फेंसी और जो अर्ली चाइल्डहुड होता है जिसमें बच्चा यहाँ पे जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे बच्चा किस तरीके के टास्क को सीखता है, जैसे कि बच्चा यहाँ पे चलना सीखता है, बच्चा यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो सीखता है। स्टार्टिंग में बच्चा डायपर में यूरिन वगैरह पास करता है, बट इसके बाद क्या होता है धीरे धीरे बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग आती है, बच्चा यहाँ पे बात करना सीखता है। इसके अलावा बच्चा यहाँ पे अपने संबंध भी सीखता है, यानी कि इसके मम्मी कौन है, पापा कौन है, भाई बहन, या अपने रिलेशन को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझने लग जाता है। अब देखिए इसके बाद जो अगला एज रेंज आता है ये नंबर 1 का था। नंबर 2 जो आता है ये आपका मिडिल चाइल्डहुड होता है जिसमें बच्चा 6 से लेकर 12 वर्ष तक का होता है। अब देखिए यहाँ पे अब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, तो स्कूल से रिलेटेड स्किल जैसे कि बच्चा पढ़ना हो गया, इसके अलावा बच्चा चीज़ों की वैल्यू हो गया, कॉन्साइंस यानी कि किसी चीज़ को समझ के करना, समझ के बोलना, अपने आप चीज़ों को इंडिपेंडेंटली लर्न करना, ये सब चीज़ें बच्चा यहाँ पे सीखने और समझने लग जाता है। अब देखिए इसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो अगला जो स्टेज आता है वो आता है आपका नंबर 3 में अडोलेसेंस। अडोलेसेंस को यहाँ पे 13 से लेकर 17 वर्ष तक का आपका बताया गया है, जिसमें जो बच्चा होता है, अब देखिए यहाँ पे बच्चा इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाता है, इमोशनल लेवल पे अपने जो डिसीजन है वो खुद लेने लग जाता है। बच्चा यहाँ पे जो कुछ प्रोडक्टिव कामों के लिए जो स्किल्स हैं वो सब चीज़ें सीखता है। अब देखिए अडोलसेंट एज का जो बच्चा होता है वो अपने सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से चूज़ करता है ताकि फ्यूचर में उसके जॉब वगैरह लग सके। इसके अलावा यहाँ पे वो एक जेंडर बेस्ड सोशल रोल जो है वो अचीव कर लेता है, यानी कि लड़की हो तो लड़कियों के ये वैल्यूज़ हैं, ये काम है, लड़के लड़कों के काम, तो इस तरीके की चीज़ें ये समझ जाता है। इसके बाद ये जो रिलेशन होता है, रिलेशनशिप विद पेयर्स, यानी कि अपने सहपाठियों को लेके जो रिलेशन होते हैं, अपोजिट सेक्स को लेके जो रिलेशन होते हैं, इनके बारे में बच्चे को ज्ञान जो है ये आने लग जाता है। इसके बाद अगला आप यहाँ पे स्टेज देख सकते हैं जो कि नंबर 4 में आएगा, जो कि आपका क्या है, अर्ली अडल्टहुड। अर्ली अडल्टहुड जो है यह 18 से लेकर 35 वर्ष तक होता है, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, इस एज ग्रुप में जो व्यक्ति होता है अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करता है। लाइफ पार्टनर को चूज़ करने के साथ साथ अपनी फैमिली यहाँ पे बनाता है। फैमिली बनेगी तो उसका खुद का घर हो गया, उसके घर को उसे खुद टेक केयर करना पड़ेगा और अपने करियर को यहाँ पे स्टेब्लिश कर लेता है कि वो फ्यूचर में इस चीज़ की मदद से अपना घर वो चलाने वाला है। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो नंबर 5 में आ जाएगा आपका मिडल एजहुड, जो कि आपका 36 से लेकर 60 वर्ष तक का होता है। अब देखिए यहाँ तक आते आते जो व्यक्ति होता है एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन कर लेता है अपनी सोसाइटी के अंदर, साथ ही साथ वो एक सिविल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो परफॉर्म करता है, मतलब जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी को और बेहतरीन बनाने की वो कोशिश करता है। वो साथ ही साथ यहाँ पे अपने जो एक रिलेशन होता है अपने यहाँ पे पार्टनर के साथ उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ उसकी बॉडी में साइकोलॉजिकल चेंजेस अब आने वाले होते हैं, यानी कि उसकी बॉडी जो है पहले जितना एक्टिव थी उसकी एक्टिवनेस वो अब धीरे धीरे कम हो रही होती है टाइम के साथ।
इसके बाद जो आखिरी यहाँ पे छठा स्टेज यानी कि 6th स्टेज जो है ये बताया गया है, ये आपकी लेटर मैच्योरिटी है जो कि 60 साल से ऊपर की होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस एज तक आते आते जो व्यक्ति होता है वो रिटायरमेंट में आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे वो अपने पार्टनर को खो भी देते हैं इस स्टेज के बाद। यहाँ पे उन्हें हेल्थ रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो घेर लेते हैं। वो कहते हैं अब हमारे पास कम समय बाकी है। अब वो सोचते हैं कि उनकी फैमिली उनका टेक केयर करे, जो कि पूरी लाइफ वो दूसरों का टेक केयर कर रहे थे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे डेवलपमेंटल टास्क जो हैं ये हैवी हर्ट्स द्वारा हमें दिए गए हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एडोलेसेंस टॉपिक को। इस टॉपिक को यहाँ पे केवीएस की पेडागोजी के यूनिट 1 में अलग से यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था को डिटेल में डिस्कस करना है। और साथ ही साथ इस समय जो आपके चैलेंजेस जो आपके यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको भी हमें डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो शब्द है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था, इसको अगर हम समझें तो देखिए ये जो वर्ड है आपका एक लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ है जो कि है एडोलेसर, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। हम परिपक्वता की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हैं यानी कि टू ग्रोन अप। हम यहाँ पे कहते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे। तो देखिए यहाँ पे जो एडोलेसेंट पीरियड के बच्चे होते हैं वो अगर कोई भी काम करते हैं तो उनको ये वर्ड सुनने को मिलता है, अब आप बच्चे नहीं रहे। और अगर वो कहीं नाइट आउट के लिए या फिर कहीं बाहर पार्टी के लिए बोलते हैं तो कहते हैं कि अभी आप बच्चे हो, अभी आप बड़े नहीं हुए। तो देखिए यहाँ पे ये जो पीरियड होता है ये बच्चों के लिए एक स्टक पीरियड होता है, यानी कि इन्हें ना छोटा समझा जाता है ना इन्हें बड़ा समझा जाता है। ये अभी ग्रो हो रहे हैं किसके लिए, मैच्योरिटी के लिए। और स्टेनली हॉल द्वारा एक फेमस स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है कि एडोलेसेंट क्या है, एक पीरियड है, एक आपका यहाँ पे एक अवस्था है किसकी, यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की। किसकी, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बच्चा यहाँ पे कैसा रहता है, बच्चा यहाँ पे तनाव में रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रॉम यानी कि बच्चे के अंदर तूफान जो है ये चल रहा होता है मन के अंदर। क्यों, क्योंकि बच्चा यहाँ पे बहुत सारे तरीके के चेंजेस से ये जूझ रहा होता है। उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसके वजह से उसका मन जो है वो स्थिर नहीं रहता। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस वजह से ये स्टेटमेंट रखा गया स्टेनली हॉल द्वारा। क्या ये स्टेटमेंट है कि ये जो आपका पीरियड होता है, कौन सा पीरियड, आपका एडोलेसेंट, ये क्या है, ये आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का ये पीरियड है जिसमें बच्चे की जो आयु होती है वो 12 से लेकर 18 वर्ष देखी जाती है। इन बच्चों को यहाँ पे टीनेजर्स भी बोलते हैं। और एडोलेसेंट पीरियड में बच्चों के अंदर क्या आती है, यहाँ पे प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी एक तरीके से जो हमारे शरीर के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जो आपका यौवन होते हैं, इनको यहाँ पे ये बोला जाता है। ये टर्म आपको ये याद रखना है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे एडोलेसेंस को देखें तो सबसे ज़्यादा जो चेंज आते हैं वो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। ये हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि गर्ल्स और बॉयज़ की बॉडी के शेप में आपका चेंज आता है। यानी कि जो बॉयज़ होते हैं उनकी बॉडी कैसे बन जाती है, मस्कुलर बन जाती है। गर्ल्स की बॉडी यहाँ पे शेप में आ जाती है। इसके साथ साथ और क्या चेंजेस आते हैं, हमारे प्यूबिक हेयर यहाँ पे जनरेट होते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ पिंपल्स वगैरह ये जो हैं ये यहाँ पे आने लग जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में। ये कुछ कॉमन चेंजेस है। इसके अलावा कुछ ऐसे चेंजेस जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो बॉयज़ में अलग आते हैं, गर्ल्स में अलग आते हैं। जैसे कि जो गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, मंथली साइकिल, वो स्टार्ट हो जाती है। बॉयज़ में क्या होता है कि उनके बियर्ड और मुस्टैच आ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे वॉइस जो है ये चेंज हो जाती है। बॉयज़ में यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक एडम्स एप्पल, गले का ये वाला भाग जो होता है, वॉइस बॉक्स होता है, ये थोड़ा नुकीला बन जाता है। एडम्स एप्पल इसको बोलते हैं, ये डेवलप होता है। ये सारे चेंजेस कहाँ देखने को मिलते हैं, ये सारे चेंजेस हमें, ये सारे परिवर्तन हमें फिजिकल चेंजेस के अंदर आते हैं। अब दिक्कत क्या है, इन सभी चेंजेस की वजह से हमारे जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है और जो सोशल डेवलपमेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब देखिए
देखिए कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शाय होते हैं, जो ना अपने ज़्यादा उनके दोस्त होते हैं, ना ही वो अपने पेरेंट्स के साथ चीज़ें शेयर कर पाते हैं। तो यहाँ पे कोग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है कि वो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे डिस्टर्ब्ड रहने लग जाते हैं। डिस्टर्ब रहेंगे तो क्या होगा, उनका कंसंट्रेशन जो है ये उनका भंग रहेगा और साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई में वो फोकस नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनके मार्क्स डिक्रीज होने के चांस होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, सोशल डेवलपमेंट में किस तरीके का फर्क पड़ता है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे बच्चा क्या है, यहाँ पे अब बच्चा ना लोगों से कटा कटा रहेगा। बच्चा क्या करेगा, खुद को डिस्कनेक्ट यहाँ पे कर देगा सोसाइटी से। वो ज़्यादा यहाँ पे क्या करेगा, वो ज़्यादा लोगों से मिलेगा नहीं, जुलेगा नहीं, आई कांटेक्ट ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके के जो चेंजेस हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। किस वजह से? जो हमारे जो फिजिकल चेंजेस हुए उनके वजह से। तो ये सारे तो हो गए हमारे प्रॉब्लम, और एज अ पेरेंट्स, टीचर या फिर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किस तरीके से बच्चे को डील करें कि बच्चा इन सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे एक तरीके से ओवरकम करे और एक अच्छी लाइफ जिए। ये अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स बच्चे को फेस करने को मिलते हैं। यहाँ पे एज अ टीचर आपका क्या रोल होना चाहिए और यहाँ पे पेरेंट्स का क्या रोल होता है। तो देखिए अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो एडोलसेंट पीरियड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनमें से एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, हमारा इमोशनल प्रॉब्लम। अब देखिए इमोशनल चैलेंज बच्चे को यहाँ पे होते हैं, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे जब मेंस्ट्रुएशन या फिर मंथली साइकिल गर्ल्स में होती है, तो वैसे तो बॉडी में तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बट कहते हैं कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, यहाँ पे बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होता है, कई बार बहुत अच्छा मन होता है, कई बार बहुत रोने का मन होता है। ऐसे ही हम बॉयज़ में भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो इमोशनल चेंजेस हैं, जैसे कि डर बच्चे के अंदर हैप्पीनेस हो गया, ओवरलोडेड चीज़ें, कभी भी कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, या बच्चा ज़्यादा सैड रहेगा, या बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। तो इस तरीके के चेंजेस होते हैं। इसके अलावा सोशल प्रॉब्लम क्या होती हैं? सोशल प्रॉब्लम में यहाँ पे सामाजिक एक तरीके से बच्चा क्या होगा, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देता है, बच्चा ज़्यादा सोशलाइज नहीं होता, बच्चा ज़्यादा सोशल गैदरिंग में नहीं जाता। आप देखोगे एडोलसेंट पीरियड के बच्चे, अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो वो आपसे कहेंगे कि हम लोग घर में रह लेंगे, आप जाओ, हमें पढ़ना है, या कुछ भी बहाना वो बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं। अब इसके अलावा कई बच्चे यहाँ पे फिजिकल एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते। फिजिकल एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? फिजिकल एक्सेप्टेंस मतलब उनको लगता है कि क्या पता वो अभी अच्छे नहीं दिख रहे। कई बच्चे तो इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, अगर उन्हें पिंपल वगैरह हो जाते हैं तो उनको लगता है कि अब उन्हें कोई पसंद नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉब्लम ये होती है कि अपोजिट सेक्स को लेके यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है। अपोजिट सेक्स को लेके ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, और कई बच्चे इस वजह से अपनी स्टडी में, इस वजह से अपनी डेली लाइफ में इन सब चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते। तो ये सारे आपके प्रॉब्लम्स हो गए। एज अ टीचर आपको क्या करना है? एज अ टीचर सबसे पहले तो आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है तो आपको सबसे पहले उसे डांटना नहीं है, आपको उन बच्चों की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि उनकी समस्या को पहचानना है कि उनको क्या दिक्कत हो रही है। अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा कटे कटे रहते हैं, तो उनसे उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, उनसे यहाँ पे प्रॉब्लम्स को क्या करना है, उनकी यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। अगर डिस्कशन से ही बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि वो सब चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, बच्चों को एनकरेज कर सकते हो। बच्चे को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेक्स एजुकेशन हम बच्चे को दे सकते हैं। देखिए जब बच्चे को इन सब चीज़ों के बारे में पहले से अगर थोड़ा बहुत पता होगा तो उनके बॉडी में होने वाले चेंजेस उनको उतना ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते। अवेयरनेस कैंप हम स्कूल में करवा सकते हैं। अवेयरनेस कैंप अगर हम करवाते हैं तो बच्चे इन सब चीज़ों को लेके अवेयर रहेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्कूल डेवलपमेंटल प्लान के अंदर हम लोग यहाँ पे एडोलसेंट बच्चों के लिए एक अलग से गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सेशन यहाँ पे रख सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बच्चों के लिए कर सकते हैं ताकि बच्चों को इन सब प्रॉब्लम से को फेस करना ना पड़े। साथ ही साथ एज अ पेरेंट्स आप क्या कर सकते हैं? एज अ पेरेंट्स देखिए आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बच्चे यूजुअली नॉर्मल चीज़ें भी शेयर नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले तो आपको सपोर्टिव बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को लगता है कि हम ये बात शेयर करेंगे तो पेरेंट्स हमारी बात को नहीं सुनेंगे। उनके साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करना होगा। अगर आप टाइम स्पेंड करते हो तभी तो आपको आपके बच्चों की प्रॉब्लम पता चलेगी। साथ ही साथ उनको एनकरेज करना है कि वो किसी काम को अगर कर रहे हैं तो वो पूरे मन लगा के करें और एज अ पेरेंट्स आप उनके साथ हो। और साथ ही साथ यहाँ पर एक तरीके से एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट पेरेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा वातावरण जिसमें बच्चा बड़े होते हुए ज़्यादा स्ट्रेस या फिर ज़्यादा तनाव में ना रहे। तो ये सारे पॉइंट आपको एडोलेसेंट पीरियड के बच्चों पे अपनाने हैं और इस तरीके से बच्चों की ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रही है आजकल की डे टू डे लाइफ में, ये सब पूरी तरीके से तो नहीं पर कुछ हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन टॉपिक को। तो देखिए आपके सिलेबस में यहाँ पे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन करके एक टॉपिक दे रखा है जो कि यूनिट 1 का लास्ट आपको एक बुलेट पॉइंट मिलेगा, उसको हम कवर करेंगे। तो देखिए समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है, ये एक ऐसा प्रोसेस माना जाता है जिसमें हम बच्चे को एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। अब आप कहेंगे सामाजिक प्राणी कैसे? जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर अभी कोई भी स्किल नहीं होते, वो किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं होता, पर जैसे ही उसका जन्म होता है हम बताते हैं कि ये आपकी मम्मी है, ये आपके पापा हैं, ये भाई है, बहन है, ये चाचा चाची, दादा दादी, हम सारे रिलेशन जो सारे संबंध जो हैं उसको सिखाते चले जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? बच्चे का यहाँ पे समाजीकरण यहाँ पे बच्चे का हम कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है ये समाजीकरण? ये समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बच्चे को जो हमारे समाज के जो रीत रिवाज है, जो नॉर्म्स हैं, जो कस्टम है हमारे समाज यानी कि हमारी सोसाइटी के, वो हम बच्चे को सिखा रहे हैं ताकि बच्चा एक सामाजिक प्राणी यहाँ पे बन सके। ये माना जाता है कि बच्चा जितना ज़्यादा बाहरी एनवायरनमेंट यानी कि एक तरीके से बाहरी वातावरण के संपर्क में आएगा उतना ज़्यादा वो सोशलाइज्ड होगा और उतना ज़्यादा वो सामाजिक प्राणी बनता है। तो देखिए सोशलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा एक नॉर्म्स या फिर कस्टम को सीख रहा होता है किसी सोसाइटी के। अगर हम सोशलाइजेशन की बात करें तो देखिए सोशलाइजेशन क्या है? एक सोशल लर्निंग यानी कि सामाजिक शिक्षण की एक प्रक्रिया है, एक सबसेट माना जाता है जो कि हमारे समाज द्वारा हमें सिखाया जाता है। हमारे समाज में जिस चीज़ को जिस तरीके से अपनाया जाएगा हम लोग भी उसी तरीके से उस चीज़ को अपनाते हैं। जैसे कि अगर आप गलत काम करोगे तो आपको जेल हो जाएगी, ये चीज़ सबको सिखाई जाती है और सबको पता भी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक आदर्श व्यक्ति, एक आइडियल पर्सन बनने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ के दौरान। इसके अलावा क्या है? सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस है, एक अधिगम प्रक्रिया मानी जाती है। इसके अंदर हम अधिगम करते हैं। हम अधिगम किन चीज़ों का करते हैं? हम यहाँ पे लर्निंग करते हैं कुछ ऐसे स्किल का, कुछ ऐसे कौशल का जो कि हमें एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं, कुछ ऐसे ज्ञान का जो कि हमारे समाज में एक आदर्श व्यक्ति के लिए जरूरी है, और साथ ही साथ कुछ व्यवहार यानी कुछ बिहेवियर जिसकी मदद से ये माना जाता है कि ये बच्चा एक अच्छा बच्चा है या फिर ये बुरा बच्चा है, मतलब ये गलत काम करता है या अच्छे काम करता है। हमें इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें कहाँ से पता चलता है? वो हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी से हमें पता चलता है। हमारा समाज हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो देखिए सोशलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बच्चे को अपनी सोसाइटी के साथ जुड़ना सिखाते हैं, अपने आसपास के व्यक्ति के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसा व्यवहार करना है, किस तरीके के कौशल का विकास करना है तुम्हें अपने अंदर, किस तरीके के नॉलेज को, किस तरीके के ज्ञान को तुम्हें अर्जित करना है, ये सारा ही आपका सोशलाइजेशन के अंदर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपके कुछ एजेंट होते हैं सोशलाइजेशन के जो कि हमें डिस्कस करने हैं। तो देखिए अगर हम सोशलाइजेशन के एजेंट की बात करें तो ये दो तरीके के एजेंट होते हैं, आपके प्राथमिक और आपके द्वितीय समाजीकरण एजेंट।
प्राथमिक समाजीकरण एजेंट के अंदर वो आ जाते हैं जो आपसे सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट है। अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो सीधा बाहर के एनवायरनमेंट के संपर्क में नहीं आता, सबसे पहले वो संपर्क में आता है अपने परिवार के, अपनी फैमिली के। तो परिवार जो होता है वो आपका प्राथमिक समाजीकरण एजेंट माना जाता है। अभी जो केवीएस के डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि आपका जो आपके सबसे इनिशियल स्टेज में, सबसे स्टार्टिंग में बच्चा जो है किसके संपर्क में आएगा, किस तरीके का सोशलाइजेशन उसके अंदर आएगा, तो उसमें आंसर था यहाँ पे प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो कि किन की मदद से होगा, जो कि उसके परिवार की मदद से होगा। अब देखिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो बाहर की दुनिया के संपर्क में आता है, अपने फ्रेंड्स बनाता है, पीयर ग्रुप यानी कि जो सहपाठी उसके ग्रुप होते हैं वो यहाँ पे बनाता है, वो अपनी टीचर्स के कांटेक्ट में आता है, वो मीडिया के यहाँ पे कांटेक्ट में आता है, कम्युनिटी के कांटेक्ट में आता है, गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आता है। तो ये सारे आपके किसके अंदर आ जाएंगे, ये सारे आपके द्वितीय समाजीकरण एजेंट के अंदर आ जाएंगे। आपके पेपर में प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये अच्छी तरीके से आपको ये तैयार करने हैं। अब देखिए अगर हम सोशलाइजेशन प्रोसेस की बात करें तो ये जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है ये आपके 5 तरीके में बांटा गया है। सबसे पहले जो हमारे सबसे निकटवर्तीय तरीके से, सबसे नेबरिंग तरीके से जो सोशलाइजेशन होता है उसको प्राइमरी सोशलाइजेशन बोलते हैं, जो कि किन की मदद से होता है, ये हमारी फैमिली, परिवार की मदद से होता है। इसके बाद जब बच्चा बाहर की दुनिया के कांटेक्ट में आएगा, बाहर के वातावरण के संपर्क में आएगा, तो उसका जो समाजीकरण होगा, बाहर से जो सोशल लर्निंग बच्चा करके आएगा वो उसका क्या होगा, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाएगा, जो कि उसके पीयर से, जो कि उसके नेबर से यानी कि आस पड़ोस से, जो कि उसके स्कूल से, कम्युनिटी से, ये यहाँ पे होता है। इसके अलावा जब उसका सोशलाइजेशन होगा, जब वो सामाजिक प्राणी बनेगा तो वो कोई ना कोई चीज सीखेगा, तो उसका विकास भी होगा। तो इस वजह से जब वो बच्चा बाहर के दुनिया के संपर्क में आके नई नई चीजें सीखता है तो इसको हम डेवलपमेंटरी सोशलाइजेशन भी बोलते हैं, जिसमें एक बच्चे का पॉजिटिव विकास की यहाँ पे बात बोली गई है। ये नहीं कि तुम किसी गलत संगत में पड़ गए, गलत संगत की बात नहीं बोली गई। अगर आप मान के चलिए आपके घर में सिर्फ हिंदी बोली जाती है और आपकी रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है, पर आप स्कूल में गए तो स्कूल में जाके आपने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, तो अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है। कैसे आई, जब आप सोशलाइज्ड हुए, जब आप स्कूल में गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका विकास हुआ, आपका डेवलपमेंट हुआ, तो ये आपका डेवलपमेंटरी सोशलाइजेशन के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी में क्या होता है, यहाँ पे हम खुद को तैयार करते हैं। क्या करते हैं, आप तैयार करते हो किसी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक इंटरव्यू में जाना है, जैसे अगर मान लीजिए आपका ये रिटन एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाता है, आप इंटरव्यू में जाने वाले हो, तो देखिए आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपको 2-3 चीजें आपके माइंड में है। सबसे पहले आपका सिलेक्शन, दूसरा यहाँ पे कि आपको एक वेल ड्रेस होके जाना है। ऐसे नहीं कि जो आप घर में पजामा टॉप पहन रहे हो वही आप पहन के चले गए, तो ये सब चीजें नहीं होती। आप अपने आप को खुद प्रिपेयर करते हो कि आप एक फॉर्मल कपड़े पहनोगे, साथ ही साथ एक वेल मैनर्ड लैंग्वेज में उनसे बात करोगे, वो जिस भी क्वेश्चन को पूछेंगे आप बिल्कुल कामली, पेशेंसली आप उसका जवाब दोगे। चाहे आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे मजाकिया पर्सन हो या बहुत ज़्यादा जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, आप वो बिहेवियर ना दिखा के एक आर्टिफिशियल बिहेवियर अपना तैयार करोगे ताकि उस माहौल के साथ आप यहाँ पे घुल सको। तो इस तरीके का जो हम सोशलाइजेशन कुछ पर्टिकुलर समय के लिए करते हैं वो आपका क्या आ जाता है, वो आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में आ जाता है। इसके बाद होता है रीसोशलाइजेशन यानी कि पुनर्समाजीकरण। पुनर्समाजीकरण क्या है, अगर आप एक नए माहौल में, नई जगह पे जाते हो, रहन सहन, खाना पीना सब कुछ अलग है, तो आप क्या करते हो, आपको मजबूरन ही सही उनके तौर तरीके को अपनाना पड़ता है और उसी तरीके से आपको रहना पड़ता है, उसी तरीके से चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो हम अपने पुराने तौर तरीकों को पूरी तरीके से छोड़कर एक नए तौर तरीके जब शिफ्ट कर देते हैं, जब अपना देते हैं, इसको हम यहाँ पे रीसोशलाइजेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका सोशलाइजेशन टॉपिक भी मैंने यहाँ पे कवर किया। आई होप ये जो मैंने आपके साथ यहाँ केवीएस पेडागोजी का यूनिट 1 का सेक्शन लिया है, जिसके अंदर मैंने अंडरस्टैंडिंग द लर्नर टॉपिक यहाँ पे कवर किया है, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होंगी और आई होप मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करवा पाई होंगी ये टॉपिक। ये टॉपिक आपका 15 मार्क्स का है
और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने डे 1 से लेकर अभी तक की जो क्लासेस ली हैं उनमें मैंने सिंगल टॉपिक लिया, बट अभी वो टाइम आ गया है कि आप सिंगल टॉपिक की जगह अगर आप यूनिट वाइज तैयारी करें तो आपकी तैयारी भी बेहतरीन होगी। अब जब आप ये तैयारी कर लें तो अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस बुक है या फिर कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपने खरीदी है जिसमें यूनिट वाइज अगर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो क्वेश्चन जरूर करिए। अभी देखिए मैंने आपके साथ आज डे 17 अपलोड करना था, मे बी डे 17 या डे 18, वो आप देख लीजिएगा, जिसकी जगह मैंने आपका ये अपलोड किया। तो देखिए अभी आपके आने वाले 5 दिन के बाद जो हमारे पास डे 30 की सीरीज के 8 से 10 दिन बचेंगे उसमें मैं आपके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आपके लेके आऊंगी ताकि इन सबके मिक्स क्वेश्चन हम कर पाएं। देखिए थ्योरी इतनी सारी बोर्ड में लिखना और उसके बाद एक्सप्लेन करना, फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी इसमें ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा इस चीज़ के लिए कॉपरेट करिए। साथ ही साथ अभी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 20 से 25 दिन जो होते हैं आपकी तैयारी के पीआरटी के लिए अगर मैं बात करूं तो इनफ है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अच्छी तरीके से तो इनफ है। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपके लिए अगर इनफ लगता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और ये जो पैडागोजी की सीरीज चल रही है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, तैयारी करते रहिए, तैयारी में अपनी कमी मत करिएगा और साथ ही साथ देखिए कोई भी एक जो पर्सन है एक ही सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा हो सकता है। देखिए बहुत सारे आपके कमेंट आते हैं आप ये सब्जेक्ट भी करा दो वो भी करा दो, थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ एग्जाम तक अगर कोशिश की मैंने और जैसे मैथ्स की कोई एक सिंगल मैराथन ले आई या इंग्लिश हिंदी की सिंगल मैराथन ले आई तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। बाकी जो मैंने ये स्टार्ट किया है पैडागोजी एटलीस्ट मैं वो तो आप लोगों के लिए यहाँ पे कंप्लीट करूंगी। ये जो पैडागोजी है पीआरटी टीजीटी पीजीटी सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। आराम से देखिए, आराम से इन टॉपिक्स को तैयार कीजिए और अपने स्कोर को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी अगली वीडियो में और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आप स्टार्टिंग से लेकर अभी तक यहाँ पे बने हुए हो। और जो केवीएस का डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था वो आपने पूछा था कहाँ से मिलेगा, आपको केवीएस की वेबसाइट पे पीडीएफ फॉर्मेट में वो मिल जाएगा। उसके आंसर की भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप उसको भी सॉल्व करिए। उसमें अगर मैं कहूँ यूनिट 1 के तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन आए, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि इतने ईजी क्वेश्चन अगर आपके साइड में आए तो आप अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन ठीक करके आ जाओगे। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।